हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टेस्ट नंबर 28 के मॉक टेस्ट में। टॉपर साहब आपका दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, संडे को जो टेस्ट हुआ था मॉक टेस्ट 28, उसके आंसर कीज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो मॉक टेस्ट नंबर 28 की आंसर कीज़ आपके पास है, इनके सॉल्यूशंस के साथ हूँ मैं आपके सामने। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था that was select the synonym of the given word nuance. Synonym, तो synonym came from the word sino. तो sino जो है it means same. Sino means same and name means name. तो क्या बना? same name. तो ये होते हैं समानार्थी। समानार्थी मतलब हमारे जो सिनोनिम्स है समान अर्थ वाले वर्ड हमें ढूंढने। तो न्यूएंस का समान अर्थ लेना है, तो न्यूएंस का अगर सिनोनिम ढूंढना है तो पहले न्यूएंस का मीनिंग पता होना चाहिए हमें। अगर हम बात कर रहे हैं न्यूएंस की, तो न्यूएंस का मीनिंग क्या है तो वो समझ में आना चाहिए। तो बेटा, न्यूएंस का मीनिंग होता है कि लिटिल अप्स एंड डाउन्स, कहते हैं मामूली उतार चढ़ाव। हम इनकी अगर बात करें तो इसका मतलब होता है मामूली उतार चढ़ाव जो होते हैं जिंदगी में, उन्हें कहते हैं लिटिल अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखें, अगर हम यहाँ पे वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मोडेस्ट की बात कर रहे हैं, लाउड की बात कर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंस, तो पहले इन सभी का मीनिंग देख लेते हैं। अगर हम कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो ये होता है रिजल्ट, परिणाम, किसी भी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, परिणाम। मोडेस्ट क्या होता है? ये होता है सभ्य, ये हो जाएगा सभ्य। अगर लाउड की बात करें तो मतलब ये बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा। तो सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो ये तीन वर्ड तो इससे मैच करते ही नहीं है। और मामूली उतार चढ़ाव की बात करें तो फिर आंसर हुआ हमारा वेरिएशन। तो 76 का जो आंसर होगा वेरिएशन मीन्स ये भी क्या होता है? ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, लाइफ के उतार चढ़ाव की बात करता है। वेरिएशन की बात करें तो ये भी लाइफ के उतार चढ़ाव की बात करता है। वैरायटी होना लाइफ में, किसी भी चीज़ में वैरायटी होना, वैरायटी वर्ड से ही वेरिएशन बना है। ठीक है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 77, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम की बात करें तो एंटो क्रेम फ्रॉम द वर्ड एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट और नीम मतलब नेम। तो अगेंस्ट हो गया किसी के विपरीत होना, तो ये विपरीतार्थी शब्द होते हैं। एंटोनिम होते हैं किसी के खिलाफ शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड होना। तो यहां पर हो गया अपोजिट वर्ड, ये सेम वर्ड थे, ये अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो स्लम्प का हमें अपोजिट वर्ड लेना है, स्लम्प का हमें अपोजिट वर्ड लेना है। स्लम्प का पहले तो बात करते हैं अगर स्लम्प की, तो स्लम्प का मीनिंग क्या हुआ कि स्लम्प का मीनिंग हुआ कि मंदी। यहां पर हम इसकी बात करें मंदी, तो ये कहता है, ये मंदी की बात करें तो हैवी फॉल, कि भाई किसी भी चीज का गिरना, तेजी से गिरना, मंदी आना। मंदी आती है तो चीज़ों के अंदर गिरावट आ जाती है, सारी चीज़ों में। ठीक है, मंदी आती है। तो अब अगर इसका मीनिंग पता है तो इन चारों के मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो एक एक करके इनके मीनिंग देख लेते हैं। तो प्रवोक की बात करें तो इसका मतलब होता है भड़काना। प्रवोक का मतलब क्या हो जाएगा? भड़काना, किसी को किसी के खिलाफ भड़का दिया। ठीक है, प्रवोक कर दिया। स्टैग्नेंट जो होता है ये होते हैं स्टेबल, स्थिर। स्टैग्नेंट जो हो जाएगा स्टेबल होगा, स्थिर हो जाएगा, उनकी बात करता है। और अगर ट्रफ की बात करें तो ये एनिमल के लिए एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर एनिमल खाना वगैरह खाते हैं ना, एक कंटेनर जिसके अंदर एनिमल वगैरह खाना खाते हैं, ट्रफ वो। तो बूम होता है उछाल। अगर हम बात करें बूम मतलब उछाल, तो ये मंदी है और ये उछाल है, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा या अपोजिट बनेगा तो बूम हो जाएगा। तो 77 का आंसर हो गया बूम। डन। नेक्स्ट 78, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अब हम ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहे हैं कि सेंटेंस में कहाँ गलती है। तो ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। लेट्स सी 78 को देखते हैं कि इसमें कहाँ एरर है। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं पूरा कि द गवर्नमेंट इज सीकिंग to not access data
बट ऑल्सो कलेक्ट इट एंड देन एक्सप्लॉइट इट। तो अगर मैं इसको आपको अलग से भी समझाऊं तो समझे, अगर मैं कंजंक्शन को आपको समझाऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, कोरिलेटिव जो एक दूसरे से मतलब पेयरिंग में होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम बात करते हैं नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ क्या होगा, बट ऑल्सो। ईदर, ईदर के साथ क्या होगा, और। नीदर के साथ क्या होगा, नोर। बोथ एंड वेदर और इट इज, और भी हो सकते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका पेयरिंग नहीं टूटना चाहिए कि भाई नॉट ओनली के साथ और आ जाए, बट ऑल्सो के साथ इधर आ जाए, इनका पेयरिंग नहीं टूटना चाहिए। अगर आपको इतना पता है और ये समझ में आ गया है तो अब आप इसमें देखो, इसमें क्या आया, बट ऑल्सो। अगर बट ऑल्सो आ गया, मैं वापस आता हूं वहीं, अगर हमारे पास बट ऑल्सो आ ही गया है तो इसके साथ हमें नॉट ओनली चाहिए। अगर बट ऑल्सो आ गया तो इसके साथ हमें नॉट ओनली चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि सेंटेंस में आ गया बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के साथ हमें नॉट ओनली चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ नोट है। बट ऑल्सो से पहले सिर्फ नोट है, तो नोट के बाद हमें ओनली लगाना पड़ेगा, बट ओनली। तो एरर क्या हुआ कि नोट के बाद ओनली आना जरूरी है। तो अब इसमें देखो कि ये स्पेस कहां पर है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो हम देखते हैं कि नोट के बाद एक्सेस, तो ओनली इधर आएगा, ठीक है, यही पोर्शन इधर आना था, तो आंसर हो जाएगा बी। तो मींस 78 का आंसर जो हुआ वो हुआ बी। 78 का जो आंसर हुआ वो आंसर हुआ बी। गॉट इट। अब अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो ये ब्लैंक आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरर, ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके अंदर ग्रामर का कोई भी पोर्शन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, ग्रामर का कोई भी पोर्शन हो सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई चीज सेलेक्टेड नहीं है कि इसी में से पूछा जाएगा, इसलिए पूरी ग्रामर ही आनी चाहिए। तो अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, यहां पर उसने ब्लैंक में क्या लिया, ब्लैंक में लिया उसने प्रेपोजिशन। तो कुछ भी आ सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता था, अभी कंजंक्शन एरर था, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन एरर था। अब ये क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे, देयर आर यूएस न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन द इंसरिलिक एयरबेस, ए क्रिटिकल फैसिलिटी डैश अमेरिकन ऑपरेशंस इन वेस्ट एशिया। तो यहां पर जो बात कर रहा है ना कि एक क्रिटिकल फैसिलिटी जो है ना वो अमेरिकन के लिए, अमेरिकन ऑपरेशंस के लिए वेस्ट एशिया के अंदर प्रोवाइड की गई थी, तो उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर फॉर एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि अब इन सभी के एक एक प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन कई मीनिंग कन्वे करके चलती है, एक एक प्रेपोजिशन कई मैसेज कन्वे करके चलती है। तो यहां पर मैं सिर्फ फोर को मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो यूज हो रहा है, मैं फोर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बात करूं फोर की तो जैसे कि आई हैव केप्ट सम मनी डैश माई कार। कहता मैंने कुछ पैसे अपनी कार के लिए रख लिए हैं। तो अब यहाँ पे जो सेंस है ना कि भाई कार के लिए, मतलब कार में इन्वेस्ट करने के लिए रख लिए, तो यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, कार पर हो रही है, तो मनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, कार पर। तो यही सेंस यहाँ पर भी थी, यही सेंस यहाँ पर भी थी कि हम बात कर रहे हैं कि जो एक क्रिटिकल फैसिलिटी, तो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी गई थी किसके लिए, वो अमेरिकन ऑपरेशंस के लिए। तो इसलिए यहाँ पर फोर हो जाएगा कि फैसिलिटी किसके लिए थी, अमेरिकन ऑपरेशंस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी। दैट्स इट, ठीक है ना। बाकी ऑन, ऑफ, अबाउट, सबके अपने अपने यूजेस है, लेकिन यहाँ पे जरूरत के अकॉर्डिंग फोर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और बाकी एक प्रेपोजिशन, ये भी ध्यान रखें, एक प्रेपोजिशन एक नहीं, एक प्रेपोजिशन बहुत सारे काम करता है, एक प्रेपोजिशन एक नहीं बहुत सारे काम करेगा। जैसे अब यहाँ पर फोर का मतलब के लिया हुआ, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए वीक, तो वहाँ पे फोर जो है वो भी प्रेपोजिशन है, लेकिन उसका अगर हिंदी में मीनिंग देखे तो से जाता है, लेकिन हिंदी से तो कुछ लेना देना होता नहीं है। तो एक प्रेपोजिशन के कई यूजेस हो जाते हैं। या फिर जैसे फोर की बात कर रहे हैं, आई हैव बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, कि मैंने पेन 10 रुपये में खरीदा, तो इन एक्सचेंज ऑफ, तो फॉर इन एक्सचेंज ऑफ के लिए भी बताता है, ठीक है ना।
आगे देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टायरो। तो अब जो यहाँ पर बात ले रहा है वो एंटोनिम, विपरीत शब्द, विपरीतार्थी शब्द किसका, टायरो का। तो इसके लिए हमें पहले टायरो का मीनिंग पता होना चाहिए। तो 80 का आंसर लेते हैं, तो 80 का क्या आंसर होगा, देखें। तो सबसे पहले टायरो का आंसर लेते हैं कि टायरो का मीनिंग क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टायरो का जो मतलब होता है बिगिनर, इसका मतलब होता है बिगिनर। और जो बिगिनर होते हैं मतलब नोविस। नोविस क्या होते हैं, नो सीखिए, मतलब जो अभी सीख रहे हैं काम, जिन्होंने अभी काम करना सीखा है। बिगिनर अभी स्टार्टिंग की है। तो टायरो वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी काम सीखा है। हमें क्या चाहिए, एंटोनिम। तो अगर ये कह रहा है बिगिनर, तो फिर हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो अपने आप में एक्सपर्ट हो। भाई बिगिनर तो क्या होते हैं, एक्सपर्ट नहीं होते, और जो मतलब काम करते रहते कहते मांगते मांगते भिखारी हो जाता है, ऐसी कहावत की जाती है। तो कहने कि सीखते सीखते फिर एक्सपर्ट हो जाते। तो हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग एक्सपर्ट हो। फिर हमें वो चाहिए होगा जिसका मीनिंग एक्सपर्ट, क्योंकि इसका अपोजिट तो वही बनेगा। तो ये पीसफुल क्या होता है, शांति प्रिय, शांति की बात कर रहा है। लिख भी देता हूं, शांति प्रिय की बात कर रहा है। राइट होते हैं दंगे, तो ये दंगों की बात कर रहा है, राइटर्स की दंगों की बात कर रहा है। और अगर मैं प्रेज करूं तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की, कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना। तो अगर इसकी बात करें, ये दंगों की बात कर रहा है, ये शांति की बात कर रहा है, और ये प्रशंसा की बात कर रहा है। तो टायरो मतलब एक्सपर्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर ये हो गया। तो जो कनेश्योर होता है ना, ये एक्सपर्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट के मामले में एक्सपर्ट होता है, कि जो मतलब जज करते हैं, जो जज करते हैं, ये एक्सपर्ट है अहम। और जो मतलब जो जज कर लेते हैं किस चीज को, ये टेस्ट को जज कर लेते हैं। तो खाने पीने का जो टेस्ट होता है, उनके जजमेंट के लिए जो यूज होता है वर्ड, वो कनेश्योर होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपर्ट हुआ। तो हमारे 80 का आंसर हो जाएगा बी, 80 का आंसर होगा बी। ओके, अगला देखें 81, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो अगर इन चारों की बात करें रॉन्गली स्पेल्ड, तो मतलब यहां पर आंसर ये होगा बी। क्यों कि यहां पर प्रीपोंडेरेंस की जो बात करें तो इसके अंदर डी ए ना होकर डी ई की बात करेगा, प्रीपोंडेरेंस। तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा। ए की जगह ई लगना है, क्योंकि हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ये हुआ। बाकी सब अपनी जगह ठीक ही है, तो क्या ही समझाना, वो ठीक है अपनी जगह, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन की बात। 82 में आते हैं, 82 में आते हैं। अब करते हैं नरेशन को। Select the correct indirect form of the given sentence. The teacher said to Rohit, "Why did you beat Amit yesterday?" तो टीचर ने कहा रोहित से कि why did you beat Amit yesterday। पहले इसको ही ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है और ये डायरेक्ट स्पीच है, इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इंटेरोगेटिव है, तो सेट टू को या तो आस्क्ड में चेंज करो, आस्क्ड में चेंज करो, या वांटेड टू नो में चेंज करो, अकॉर्डिंगली उसमें चेंज होगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह अब देखो कुछ भी नहीं आएगा, वाई का वाई रहेगा, क्योंकि डब्ल्यूएच वेबली से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम इफ या वेदर कंजंक्शन नहीं लगाते, तो वाई का वाई रह जाएगा। और ये है वाई डिड यू बीट, तो मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, मीन्स ये किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस V3 में, हेड बीटर में चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा और फुल स्टॉप, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। अब अगर ये चेंजेस जिसमें वो आंसर होगा। तो देखते हैं द टीचर टोल्ड, तो भाई टोल्ड बताया नहीं, पूछा है। यहां पे टोल्ड आ गया, बता थोड़ी रहा है, वो तो पूछ रहा है, तो ए गलत, बता नहीं रहा है, पूछ रहा है, ए गलत। द टीचर आस्क्ड रोहित व्हाई हैड ही बीटन अमित द डे बिफोर, तो क्या कहते हैं, अब द टीचर आस्क्ड, अब आज ठीक है, रोहित से पूछा व्हाई हैड ही। अब एक बात बताऊं, जब क्वेश्चन पुट करते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, पूछे हुए क्वेश्चन को बता रहा है, तो ये सेंटेंस असर्टिव। देखो जो हमारा स्पीकर होता है वो पांचों टाइप के सेंटेंस बोलेगा, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। लेकिन जो नरेटर है, जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, एक ही टाइप का सेंटेंस होता है, दैट इज असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। इसने क्या कर रखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये फुल स्टॉप है, क्वेश्चन नहीं है, ये असर्टिव है। असर्टिव है तो सब्जेक्ट को पहले, वर्ब को बाद में।
ही को पहले और हैड को बाद में करो। तो मतलब अब तो ये गलत ही है, तो मतलब बी भी गलत। सी पर आते हैं। द टीचर आस्क्ड रोहित वाई ही हैड बीटन अ मीट द डे बिफोर। ये बिल्कुल ठीक है, आस्क्ड हो सकता है, वाई का वाई दे रखा है, कोई और डब्ल्यू फैमिली नहीं है, ही हैड दे रखा है जैसी डिमांड थी, है ना, बीटन पास्ट परफेक्ट है और द डे बिफोर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। लेकिन एक बार डी भी देख लेते हैं कि डी में क्या कमी है। वैसे आंसर 82 का जो आंसर है बाकी 82 का जो आंसर है वो सी होगा। ठीक है, 82 का जो आंसर है वो सी होगा। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि डी कहां गलत है। देखिए, द टीचर आस्क्ड रोहित वाई हैड ही, सेम इसमें भी प्रॉब्लम वही है, ही पहले आना चाहिए था, हैड बाद में आना चाहिए था, ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत है, इसमें भी वही प्रॉब्लम थी जो बी में थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब यहां आता है 83, सेलेक्ट द वर्ड विच बीज द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो ये क्या हुआ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब क्या पूछ रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पहले उसने क्या दे दिया, डेफिनेशन दे दिया। दो तरीके, देखो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो यही कि आपको डेफिनेशन दे दिया और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चुन लो, या ऐसे भी हो सकता है एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिख दिया तो उसकी 4 डेफिनेशन दे दी, तो 4 डेफिनेशन में से कोई भी हो सकता है। तो उसने क्या कर दिया, डेफिनेशन देकर 4 वर्ड दे दिए, तो कि ये किस वर्ड, ये डेफिनेशन किस वर्ड के लिए है, ये क्या कहते हैं, जो पूरा इस सेंटेंस का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इस पूरे सेंटेंस का इन चारों में से सब्स्टिट्यूट क्या होगा, मीनिंग निकाल लेते हैं। पोर्टेबल, अगर पोर्टेबल की बात करूं तो बेटा पोटा मतलब होता है ड्रिंकिंग, पोटा मतलब होता है ड्रिंकिंग, पीना, पोटा का मतलब होता है पीना, तो पोर्टेबल हो जाएगा ड्रिंकेबल, जिसे पिया जा सके, पोर्टेबल हो जाएगा। पोटा मतलब होता है ड्रिंक, तो पोर्टेबल मतलब जिसे पिया जा सके। फेबल जो होता है इमेजिनरी स्टोरीज होती है, फेबल क्या हुआ, इमेजिनरी स्टोरीज, काल्पनिक कथाएं जो होती हैं वो हुआ। और बात करते हैं इंडेलिबल, तो इंडेलिबल के अंदर क्या आ गया, डिलीट, तो मतलब आईएन लगकर वर्ड नेगेटिव। इंडेलिबल जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे खत्म ना किया जा सके, तो मीन्स जिसे क्या नॉट डिलीटेबल, जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे खत्म ना किया जा सके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो खत्म ना किया जा सके। तो इसका मतलब खत्म ना किया जा सके, इसका मतलब है मतलब इमेजिनरी स्टोरीज, इसका मतलब है पीने लायक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लास्टिंग फॉर ए फ्यू शॉर्ट टाइम, जो कुछ ही समय के लिए रहता है। तो मीन्स अब इन तीनों का मीनिंग तो वो है नहीं, तो फिर आंसर हुआ इफरमरल। आंसर क्या बना, इफरमरल। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, जैसे कि कोई प्लांट हुआ, है ना, कोई फ्लावर हुआ, वो जो कम समय के लिए पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं, इफेमरल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इफेमरल। क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, 84 को देखते हैं। 84 में लेता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूट इज रिक्वायर्ड, नो इंप्रूवमेंट। तो मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, नो इंप्रूवमेंट मींस सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब हम कर रहे हैं सेंटेंस को इंप्रूव करना। तो हमारे पास एक ये सेंटेंस है, इसको अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट पर टिक कीजिए। ये हमारे पास सेंटेंस है, अगर ये ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट पर टिक कीजिए। अगर ये गलत है तो कहां गलत है, फिर उस पर सही करते हुए ठीक कीजिए। तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं एडवर्ब की। एडवर्ब की एक छोटी सी बात बताता हूं कि जो इसमें एरर आया है कि अगर कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लेस होता है, अगर कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्लेस होता है, तो इस सेंटेंस के अंदर हमें इन्वर्जन यूज करना होता है। फिर समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाए तो सेंटेंस को इन्वर्जन से शुरू करते हैं। इन्वर्जन इज व्हाट, कि आपको वर्ब पहले लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट बाद में।
ये समझ लो, इन्वर्जन मीन्स कि आपको वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, जो इंटेरोगेटिव में करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इन्वर्जन करते वक्त वो क्वेश्चन नहीं बनता, वो क्वेश्चन नहीं बनता। फिर समझ लो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब होगा तो इन्वर्जन हमें लगाना पड़ेगा। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो, सेंटेंस है हार्डली ही हैड ईटन हिज फूड, कि उसने मुश्किल ही से अपना खाना खाया ही था, मतलब अपना खाना खाया ही था। एंड ही गोट ए कॉल फ्रॉम हिज बॉस, और उसे ना अपने बॉस से कॉल मिल गई, मतलब उसके फोन आ गया। उसने खाना खाया ही था कि उसके बॉस की कॉल आ गई, ये कह रहा है। उसने खाना खाया ही था कि उसके तुरंत उसके बॉस की कॉल आ गई। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हार्डली है, ये जो हार्डली है ये एडवर्ब है, हार्डली एडवर्ब है, और ये अब इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है। हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है तो अब हमें इन्वर्जन देना पड़ेगा, अब हमें इन्वर्जन देना पड़ेगा। तो अगर इन्वर्जन की बात करें तो आपको हेड को पहले और ही को बाद में करना पड़ेगा। किसी सेंटेंस के शुरू में अगर एडवर्ब होगा, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, तो आपको हेड को पहले ही को बाद में, मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो अब देखो, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में किसमें, तो इसके अंदर वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो मतलब एक तो ए में है तो ईटन हिज फूड, देन तो एक तो ए में हो सकता है, ही हैड, तो ये गलत हो गया, बी तो बिल्कुल गलत हो गया। हार्डली हैड ही सी में हो सकता है कि हैड ही दे दिया, ईटन हिज फूड है ना, सी में हो सकता है, और इसमें नहीं दे रखा ही हैड, तो मतलब डी। तो आंसर या तो ए है या सी है, क्योंकि इसमें भी इन्वर्जन है, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, और इसमें भी इन्वर्जन है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बाद में। तो इन दोनों के अंदर इन्वर्जन है, तो आंसर ए या सी है। लेकिन इसके अंदर इन्वर्जन नहीं है, और ये क्या कहते हैं, आपके बी में इन्वर्जन नहीं है, तो इसका मतलब है आंसर ए या सी है। तो फिर कमी कहां आ रही है, इन दोनों सेंटेंस के अंदर कमी है, एक देन की और एक व्हेन की। मतलब अब देन आना चाहिए या व्हेन, मींस एंड नहीं आएगा, मींस एंड नहीं आएगा। तो यहां पर भी कंजंक्शन को समझो, यहां पर भी कंजंक्शन को समझो, जो भी मैं बता रहा था आपको। इसके अंदर दो वर्ड और ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर दो वर्ड और ऐड कर लेते हैं। एक तो नो सूनर, जब भी नो सूनर की बात आएगी, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, तो उसके साथ हम लगाते हैं THAN, देन। नो सूनर के साथ देन लगाते हैं THAN, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हार्डली की, तो हार्डली या स्केर्सली, हार्डली या स्केर्सली, तो इसके साथ हम लगाते हैं व्हेन। समझ लो, नो सूनर के साथ देन, तो हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन का यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं हम इस सेंटेंस में। भाई हमारा या तो आंसर, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन है, इसमें इन्वर्जन है, तो आंसर ए है या सी है। लेकिन इसमें देन आ रहा है THEN, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा व्हेन वाला, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन लगता है। तब इसमें दो कॉन्सेप्ट थे, एक इन्वर्जन और एक कंजंक्शन, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो 84 का आंसर हुआ सी। देख लो, चेक कर लो, 84 का जो आंसर हुआ वो हो गया हमारा सी। डन, आगे करते हैं। एटी फाइव में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूट इट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है हमारा। आई हैव टोल्ड हिम ऑफन टू वॉश हिज क्लोथ्स ऑन हिज ऑन। तो देखो, इसके लिए भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 85 के लिए भी एक कॉन्सेप्ट समझो बढ़िया सा। इसमें जो एरर आया है उस कॉन्सेप्ट को समझे। देखें बेटा, एक टाइम होता है, टाइम, और एक होगा स्टेट। टाइम और स्टेट की बात करूं तो टाइम हमारे पास 3 है और स्टेट 4 है। फिर बता रहा हूं, टाइम 3 है और स्टेट 4 है। तो टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और स्टेट 4 है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मींस जो वर्ड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बता रहा है वो टाइम है, और जो वर्ड इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बता रहा है तो वो स्टेट है। तो बेटा यहां पर जो बात कर रहा है कि अगर कोई एडवर्ब लगानी हो तो इन दोनों के बीच में आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी। कुछ एडवर्ब है इनके बीच में आएंगी, आगे पीछे नहीं आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली,
फ्रीक्वेंटली, है ना, हार्डली, रेयरली, बेयरली, etc। तो ये बहुत से एडवर्ब्स हैं जो इनके बीच में, टाइम और स्टेट के बीच में आएंगे। अगर ये बात क्लियर हो गई है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आओ इधर। तो यहां पर हमारा कौन सा वर्ड आ गया? ओफन। आई हैव टोल्ड हिम ऑफन, मैंने अक्सर उससे कहा है टू वॉश हिज क्लोथ्स ऑन हिज ओन, मैंने उससे कई बार कहा है कि अपने कपड़े खुद धोए। ठीक है, मैंने उससे कई बार कहा है अपने कपड़े खुद धोए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो आई हैव टोल्ड हिम, इससे पता चला प्रेजेंट और इससे पता चला परफेक्ट। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ आया, तो ये टाइम है, ये स्टेट है, तो इस ओफन को आपको इनके बीच में रखना है, टाइम और स्टेट के बीच में। बस यही एरर है। तो अब देख लो, आई हैव ओफन टोल्ड हिम कहाँ है? तो ओफन को अब इसने हैव टोल्ड से पहले कर दिया, तो ये गलत। हैव ओफन टोल्ड तो मतलब टाइम और स्टेट के ये बीच में, तो आंसर ये रहा। और ओफन यहाँ पर है, हैव टोल्ड अलग है, ये भी गलत, और नो इंप्रूवमेंट तो था ही गलत। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ये दोनों। तो 85 का आंसर बी, चेक कर लो। 85 का आंसर बी, चेक कर लो, देख लो। अगला है सिनोनिम। अगला वर्ड है सिनोनिम, समानार्थी शब्द। तो इनके मीनिंग आना चाहिए। तो पहले परवर्स की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कोई चीज भ्रष्ट हो, है ना, जो मतलब कोई इंसान बड़ा भ्रष्ट है तो परवर्स, या उद्दंड जिसे कह देते हैं, है ना, हठी जिद्दी टाइप। तो उद्दंड जो होते हैं, हठी जिद्दी टाइप। ठीक है, एक एक करके इन सभी के वर्ड ले लेते हैं। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो एक एक करके अगर वर्ड का मीनिंग समझेंगे तो हमें आंसर निकालना इजी हो जाएगा। तो अब इसका मतलब की बात करें तो इसका मतलब है जिद्दी। इसका मतलब क्या हुआ? जिद्दी। इसकी बात करें इंडोलेंस, तो ये क्या होता है? ये हमारा लेजीनेस। तो देखो अब क्या, कौन सा मीनिंग निकल रहा है? अब बचा हमारा ल्यूसिडिटी, ये होता है क्लैरिटी। ल्यूसिडिटी क्या होता है? दैट इज क्लैरिटी। तो अब क्या वर्ड निकले? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जिद्दी की, ऑब्ड्यूरेट का मतलब जिद्दी, इंडोलेंस का मतलब लेजीनेस, और ल्यूसिडिटी का मतलब क्लैरिटी। क्लैरिटी ऑफ मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट या एक्सप्रेशंस। क्लैरिटी ऑफ थॉट या एक्सप्रेशन की क्लैरिटी जो होती है कि किसी बात को स्पष्ट रूप से कहे। तो अगर यहाँ कहें भ्रष्ट या उद्दंड और यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है तो फिर जिद्दी हो जाएगा। ये जिद्दी लोग जो होते हैं वो थोड़े से मतलब उद्दंड होते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट जो होगा वो परवर्स का सिनोनिम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला लेते हैं जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस 87। देखिए बेटा, यहां पे क्या कहता है? गिवन, ये तो जंबल सेंटेंसेस, इसे मैं हटा देता हूं। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। आप इसको पढ़िए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? जंबल सेंटेंसेस की सेंटेंसेस को आगे पीछे किया हुआ है और हमें सही सीक्वेंस ढूंढनी है। आगे पीछे किया हुआ है, सही सीक्वेंस ढूंढनी है। तो जब हमें सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा, उसे पढ़ने के लिए सेंटेंस का मीनिंग निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस का मीनिंग निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे बात करते हैं, इन केस ऑफ ए डाउरी डेथ ए 25 ईयर ओल्ड वुमन वॉज फाउंडेड, कि भाई एक डाउरी डेथ के अंदर 25 साल की एक ओल्ड वुमन को वॉज फाउंडेड, तो वो हमें मृत पाई गई। तो एक ये था अंडर माइस्टीरियस सर्कमस्टांसिस। क्या ये पहले किसी भी पैराग्राफ का क्या ये पहला सेंटेंस बन सकता है? आपको ये सोचना है कि अगर ये बन सकता है तो आंसर ए से निकलेगा। अब इसलिए चारों ही दिए गए हैं, ए, बी,
सी डी। तो जो सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का पहला स्ट्रक्चर होगा, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होगा, पहला क्लोज होगा, वही आंसर हो जाएगा। अगर मैं पढ़ता हुआ चलो नीचे से पढ़ूं, 3 persons have been arrested in connection with the case, कह रहा केस के कनेक्शन से 3 पर्सन को मतलब अरेस्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई कहानी रही होगी, तो मतलब ये पहला नहीं हो सकता। तो जिसमें बी होगा तो बी आंसर बनेगा नहीं। बी आंसर किस में है? सी में। ये बी से, तो बी आंसर बन नहीं सकता क्योंकि ये पहला सेंटेंस है ही नहीं। दूसरे की बात करें कि सी की बात करें, इन साउथ वेस्ट दिल्लीज कापासेडा ऑन वेंसडे, तो ये कह रहा है कि एड्रेस दिया है। अब एड्रेस तो एकदम डायरेक्ट ही एड्रेस किसी सेंटेंस किसी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए पहला सेंटेंस एड्रेस हो, कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। अगर लॉजिकल बात नहीं है तो ये क्या था? सी। तो जहां से सी हो रहा है तो वो नहीं हो सकता, तो मतलब आंसर ये नहीं हो सकता, ये सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं डी पर कि अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस एट हर रेजिडेंस, कि भाई उसके रेजिडेंस पर एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में XYZ हुआ, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा डी से, तो मतलब जो डी से शुरू हो रहा है तो मतलब ये डी से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब 3 गलत निकल गए तो आंसर हमारा ये हो गया। तो अब इसकी सीक्वेंस देख लो, ADCB, तो ये यही सीक्वेंस दे रखी है ADCB, तो एक छोटी सी स्टोरी बन गई। इन केस ऑफ डाउरी डेथ में 25 साल की ओल्ड वुमन को क्या कहते हैं, 25 साल की एक लेडी को मरा हुआ पाया गया। और कैसी पाई गई थी वो? अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस एट हर रेजिडेंस, उसके रेजिडेंस पर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में पाई गई थी। तो एड्रेस बताया कि भाई इस जगह पर पाई गई, और फिर उसके बाद उसने बोला 3 पर्सन्स को अरेस्ट कर लिया गया इस केस के कनेक्शन में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बस हमें जब पैसे कोई भी हम PQRS जैसे आते हैं तो P पढ़ रहे हैं, Q पढ़ रहे हैं, R पढ़ रहे हैं, S पढ़ रहे हैं, आप देखो कि क्या ये पूरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हो सकता है? अगर आपको लगता है हाँ हो सकता है, तो इसका मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वही उसका पहला जो वर्ड होगा वही होगा, तो आंसर उसी के अंदर से ही होगा, ये समझ लेना। और इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या कहते हैं उठापटक होती है इनमें। एकदम डायरेक्ट किसी चीज़ का आंसर दे देना, हम सॉल्यूशन पर नहीं आ सकते। हर पैसेज के अंदर, हर PQRS के क्वेश्चन के अंदर एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, और ये प्रैक्टिस करते करते आते हैं, रीडिंग स्किल का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idiom to get one's working papers। to get one's working papers का मतलब क्या होता है कि किसी को निकाल देना, कि भाई अपने पेपर पकड़ और चल जाए यहाँ से, अपने पेपर पकड़ और चल जाए यहाँ से। ये जनरली क्या कहते हैं इसलिए इस्तेमाल हुई थी कि पुराने समय में कि लोगों को जब जेल से छोड़ते थे कि जब तू अब आज़ाद है, अब तू जा, तो उसको पेपर देकर छोड़ते थे। तो यही कह रहा है, टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स की अपने पेपर ले और तू वॉकिंग कर, मतलब जा यहाँ से, तो किसी को भी निकाल देना, नौकरी से वगैरह से कहीं से निकाल देना। तो अब इसका उसके अकॉर्डिंग मीनिंग देख लो कि किसी को नौकरी से निकाल देने का मीनिंग क्या होगा? वन हैड द राइट टू एंट्री विद इन ए कंट्री और कंट्री, तो ये तो एंट्री की बात कर रहा है। अगर ये एंट्री की बात कर रहा है तो ऑब्वियस ये आंसर हो नहीं सकता, एंट्री की बात कर रहा है, यहाँ से तो निकालने की बात हो रही है। वन इज डिस्चार्ज फ्रॉम ए हॉस्पिटल और ए मेंटल एजाइलम, कि डिस्चार्ज हो रहा है, ये निकालने की बात कर रहा है, लेकिन मेंटल एजाइलम और हॉस्पिटल से या नौकरी से निकालने की बात हो रही है, वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात नहीं कर रहा, तो ये आंसर हो नहीं सकते। अगर ये आंसर नहीं है तो अगर वो आंसर नहीं है तो फिर आंसर इधर देखो वन कैन लीव, कि कोई भी जा सकता है, तो आंसर ये होगा। तो हमारे 88 का आंसर जो होगा वो होगा सी। और वन इज फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, तो ये जेल से छुट्टी नहीं, नौकरी से निकालना होता है, ये जेल से छुटकारे की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 88 का सी। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, मतलब यहां पर एरर की बात कर रहा है। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर एरर को पकड़ते हैं कि सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? द दिल्ली हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट
of medical sciences to respond to a plea by a woman suffering with fourth stage of the। अब देखो यहां पे मैं आपको बात बताऊं कि अगर देखो प्रेपोजिशन है तो कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो सफरिंग के साथ, वैसे तो फिक्स कुछ नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब बदलता है, फिर भी सफरिंग के साथ विद नहीं आता, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। सफरिंग के साथ विद नहीं आता, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। अब ये देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, ए बी सी डी, किसमें आ रहा है, सफरिंग के साथ विद नहीं आता, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? टू रेस्पॉन्ड टू ए प्ली बाय वुमेन सफरिंग विद, तो ये आंसर यही हो जाएगा ना, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि सफरिंग के साथ विद ना आके सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 90। कहता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अगर हम बात कर रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की, तो हमें देखो एक ही वर्ड की कई स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, यहां पर जो लिखी हुई हैं एक ही वर्ड की कई स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, और हमें सही स्पेलिंग को चुनना है कि विच वन इज द राइट स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड। तो देखें सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये एक ही सारी स्पेलिंग को, एक ही वर्ड की सारी स्पेलिंग है, लेकिन यहां पर ये आंसर जो होगा बिल्कुल ठीक होगा इनकॉन्यूकस। तो यहां पर ये आंसर होगा क्योंकि जो स्पेलिंग है वो तो एग्जैक्ट वही चीज होंगी जो ऑलरेडी गिवन है, जो ऑलरेडी गिवन है उसके अंदर तो कुछ सोचना समझना है ही नहीं। अब आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। तो लुक द फूड हैज बीन ब्रॉट। चलो आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जिस सेंटेंस में बी प्लस वी थ्री है ही नहीं, जिस सेंटेंस में बी प्लस वी थ्री है ही नहीं, तो वो पैसिव वॉइस ही नहीं है। जिस सेंटेंस में बी प्लस वी थ्री नहीं है वो पैसिव वॉइस नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन आया है, हमारा जो क्वेश्चन आया है इसके अंदर ऑलरेडी बी प्लस वी थ्री दे रखा है। अगर हमारा क्वेश्चन आया है तो इसमें ऑलरेडी बी प्लस वी थ्री दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस है तो आपको एक्टिव वॉइस निकालना है, और जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो आपको मीनिंग नहीं बदलना, टेंस और सेंस नहीं बदलना, टेंस भी नहीं बदलना, सेंस भी नहीं बदलना। अगर आप इसे पढ़ें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट आंसर चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आंसर चाहिए एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव, हैज है प्लस वी थ्री ढूंढो का है, बस आपको ढूंढना हैज है प्लस वी थ्री कहां पर है। तो यहां पर तो आर आ गया, तो ये गलत हो गया। हैव ब्रोट ये आंसर हो सकता है, बाकी और देखो गलत क्यों है। ये ब्रिंग आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। और अगर देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो दैट्स इट, टेंस बदल दिया उसने। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट एक है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए। 91 का आंसर ए, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं 92 पर। जंबल सेंटेंसेस आ गए हमारे, 92 पर है जंबल सेंटेंसेस। देखिए, तो जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पास जंबल सेंटेंस आता है तो आप चारों सेंटेंसेस को पढ़िए, और आप ये सोचिए कि चारों सेंटेंस पढ़कर कि क्या पर्टिकुलर सेंटेंस किसी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हो सकता है जिससे शुरू कर सकें। आपको ये समझना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं। यहीं से नीचे से पढ़ लेते हैं। When those on upper floors sense smoke, they ran towards the terrace। कि when those, कि जब उन लोगों जो ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे उन्होंने वो धुएं को महसूस किया, they towards the terrace, वो टेरेस पे चले गए। तो मतलब ये पहला नहीं बन सकता, पहला नहीं बन सकता तो ये किससे बन रहा है? सी से। तो सी वाला तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये सी से बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस का, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस नहीं है। एक ही बात करते हैं, द फायर हैड स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैप, कि आग जो शुरू हुई थी वो एकदम स्क्रैप मतलब कूड़ा था उसमें लगी थी, और द ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पर जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसके अंदर लगी थी आग। तो ये डायरेक्ट कोई एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, लेकिन किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं है, तो मींस यहां पर ए आंसर हो नहीं सकता। तो मतलब इसका ये ए कहां पर है? ये रब, तो ये ए से शुरू हो रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब आते इस बात, कहता है इन ईस्ट दिल्ली आफ्टर ए फायर ब्रोक आउट इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे। कह रहा है ईस्ट दिल्ली में के अंदर आग लग गई कि थर्सडे को सुबह सुबह।
तो यहां पर इसने जो बात बताई कि एक एड्रेस दे दिया, लेकिन ये इससे पहले की जो कहानी है वो समझ में नहीं आई, इससे पहले की कहानी समझ में नहीं आई, और रीडिंग स्किल का हिस्सा है तो जो डी आंसर है वो हो नहीं सकता। तो डी कहां से बन रहा है, डी ये रहा, तो ये आंसर होगा नहीं। तो जब 3 गलत हो गए तो एक अपने आप आंसर, तो मतलब आंसर बी से शुरू होगा। तो अगर बात करते हैं तो उसने शुरू कर रहा है, ए मेजर ट्रेजेडी वाज अवर्टेड एंड 40 पीपल वर रिस्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग। कहता है कि एक मेजर ट्रेजेडी हुई, तो अब यहां से शुरू करी उसने कहानी कि उसको टाल दिया गया और 40 लोगों को बचा लिया गया एक बिल्डिंग से, ये बचा लिया गया। तो बी से कहानी शुरू हुई, तो बी के बाद उसने क्या लिया, डी ले लो, बी के बाद डी। कहां पर की बात है, ये ईस्ट दिल्ली की बात है जहां आग लगी थी, और क्या कहते हैं सुबह सुबह के समय, अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे, कि वहां आग लग गई थी, ठीक है, बचा लिया गया था लोगों को। फिर डी के बाद वो किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, द फायर हैड स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैप, कि अब फिर उसने बताया कि स्क्रैप में आग लगी थी जो ग्राउंड फ्लोर पर था। और फिर लास्ट में सी, कि व्हेन दोज, कि जो ऊपर जो रहने वाले लोग थे उन्होंने धुएं को सूंघा और जाके जल्दी से आग को बुझा दिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 92 का आंसर होगा ए, 92 का आंसर होगा ए। अब करते हैं 93। यहां क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ये क्या गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कीप अंडर वंस हैट, कीप अंडर वंस हैट कि मतलब किसी ने कोई हैट पहना हुआ है और अगर वो हैट में कुछ छुपा कर रखे, हैट में कुछ छुपा कर रख रहा है, इसका मतलब है कोई चीज सीक्रेट रखी हुई है, कोई चीज सीक्रेट है। तो बस जहां पे इसका मतलब होता है कि कोई सीक्रेट को छुपा कर रखना, तो यहाँ पे किस वर्ड का मीनिंग सीक्रेट को डिफाइन कर रहा है। तो बी को, टू कीप समथिंग ए सीक्रेट, मतलब हेड के अंदर कुछ छुपा कर रखना, अपने हेड में छुपा कर रखना, मतलब कोई भी चीज नजर ना आए। तो यहाँ पे सीक्रेट, कोई चीज नजर ना आए मतलब किसी की चीज को पता ना चले, सीक्रेट की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। सीधा सीधा आंसर है, इसके अंदर तो कोई उठापटक है ही ना। पैसिव वॉइस, अब बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की 94। ही थ्रू अवे ऑल हिज गिफ्ट्स, ही थ्रू अवे ऑल हिज गिफ्ट्स, कि उसने ना अपने सारे गिफ्ट्स त्याग दिए। पैसिव वॉइस थ्रू हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस। अब मैंने बताया था अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो, अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो अगर सेंटेंस के अंदर बी प्लस V3 नहीं है तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं पाएगा। अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो सेंटेंस में बी प्लस V3 नहीं है तो पैसिव वॉइस बन नहीं पाएगा। तो ये कौन सा है, थ्रू। तो थ्रू क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है अगर इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो बी प्लस V3, मतलब थ्रू को आपको वाज वर्ब प्लस V3 में बनाना पड़ेगा, वाज वर्ब प्लस V3। तो अब सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस V3 देख लो कहां है, क्योंकि टेंस और सेंस चेंज नहीं होना, तो यहाँ पे टेंस और सेंस चेंज नहीं होना, तो उसने हैव बीन बोलकर ये परफेक्ट कर दिया, तो ये आंसर गलत। यहाँ पे वर थ्रोन, तो भाई बी आंसर हो सकता है, आगे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ वर बीइंग दे दिया तो कंटिन्यूअस हुआ, तो सी गलत हो गया। ऑल इज, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दे दिया तो मतलब ये भी गलत, तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वाज वर्ब प्लस V3 कि ही थ्रू अवे ऑल हिज गिफ्ट्स, कि उसने अपने सारे गिफ्ट्स फेंक दिए, तो ऑल हिज गिफ्ट्स ये ALL होगा। ऑल हिज गिफ्ट्स वर थ्रोन अवे, कि उसके सारे गिफ्ट्स को फेंक दिया गया बाय हिम, उसके द्वारा। दैट्स इट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा हाँ जी, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो यहां पे कहता है ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। और जब भी हम स्पीकिंग की बात करते हैं ना, तो स्पीकिंग का मतलब होता है टॉकिंग। स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, टॉकिंग। बातें करते हैं, स्पीकिंग का मतलब टॉकिंग की बात हो रही है, तो बेटा टॉकिंग के लिए हमारे लिए एक वर्ड यूज होता है लोकी, LOQUY। तो जिसके अंदर अगर ये सेंस आ रहा है ना लोकी का, मतलब आंसर वो होगा, ये समझ लो। लोकी मीन्स टॉकिंग, जैसे लोकेशियस, जो वन हु टॉक्स अ लॉट, ठीक है ना। सोमनी लोकिस्ट क्या कहते हैं, जैसे सोमनी लोकिस्ट कहते हैं, तो लोकिस्ट, सोमनी लोकिस्ट मतलब सोते समय बातें करने वाला, सोमनी लोकिस्ट,
सोते समय बातें करने वाला। तो इसके अंदर देखो बातें करने की, इधर उधर की बातें, घुमा घुमा कर बातें करने वाला, तो किस वर्ड के अंदर लोकी का सेंस आ रहा है? तो यहाँ पे सेंटीपेड कह रहा है, वैसे तो एक कीड़ा होता है, ये क्वेश्चन हो गया, सर्कमलोक्यूशन हो गया, ये कंसेंट्रिक हो गया। अब मुझे बताओ लोकी का सेंस कहाँ आ रहा है, तो आप समझ पाएंगे, तो लोक्यू यहां आ रहा है, सर्कमलोक्यूशन। तो इसका मतलब जो इधर उधर की बातें करते हैं तो सर्कमलोक्यूशन, आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोकी मतलब टॉकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन 96 to 100, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज है, और आपको पैसेज के लिए रीडिंग स्किल मैंने आपको पहले ही 3 चीजें बताई थी, पहले मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, मैं फिर भी आपको डिफाइन कर देता हूं वो तीनों चीजें अगेन। बेटा रीडिंग स्किल अगर अच्छी नहीं है, अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है तो 3 चीज आप कर नहीं पाएंगे, एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, एक कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा क्लोज टेस्ट, और तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, जैसे आपको लगता है कि अगर आप जिम जाना चाहते हो और आप चाहते हो आपके बाइसेप्स मतलब मजबूत हो, तो एक बार दो बार, एक दो तीन दिन जिम जाने से नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, तब आप अपने अच्छा बॉडी बना सकते हैं। सेम एज इनको अगर आपको करना है तो रीडिंग स्किल का भरपूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एडिकेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही बात आ गई हमारे पैसेज में। बेटा अगर हमें क्या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम आंसर कैसे दे पाएंगे? अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आंसर हम कैसे दे पाएंगे? अगर हम बात कर रहे हैं पैसेज की, तो देखिए टेररिज्म इज जो आतंकवाद जो होता है इज द ब्रॉडेस्ट सेंस, एक बहुत बड़ी सेंस है, द यूज ऑफ इंटरनेशनल वायलेंस, जहां पर इंटरनेशनल वायलेंस दिखाई जाती है जनरली अगेंस्ट सिविलियंस, और वो वायलेंस हम सिविलियंस के ऊपर दिखाते हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पस, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए। इट इज यूज इन द रिगार्ड प्राइमरी टू प्रेफर। अब देख ले, प्रेफर के साथ हमारा क्या कहते हैं, जो आता है हम बात करते हैं, हम प्रेफर करते हैं किसी चीज को, डायरेक्शन को बताते हैं तो प्रेफर टू होगा, प्रेफर के साथ टू होता है, तो प्राइमरीली प्रेफर टू वायलेंस ड्यूरिंग पीस टाइम, कि हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब बिल्कुल देश में शांति हो रही होती है तब इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको चलो इसको पूरा क्या पढ़ना, मैं यहां से पढ़ देता हूं क्योंकि पैसेज यहां पर है। द टर्म टेररिस्ट, ये जो टेररिस्ट वाली टर्म है एंड टेररिज्म आया कहां से, डैश ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो मतलब 97 की बात है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आया। कहां से निकल कर आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि टेररिज्म, ये जो वर्ड कहां से निकल कर आया, जन्मा कहां, तो जन्मने की बात कर रहा है तो ये ओरिजिनेटेड हो जाएगा, तो 97 का हो जाएगा ओरिजिनेटेड। कि ये जो टेररिस्ट या टेररिज्म वर्ड जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकला था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके अंदर निकला था, तब ये वर्ड पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो ये ओरिजिनेटेड कब बना था? ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ था, है ना, 18वीं शताब्दी में। फिर मैं आता हूं अगले पर, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ सुसाइड अटैक्स, कहते हैं कि जो सुसाइड अटैक के जो थे जो केसेस थे वो इंक्रीज हुए थे डैश द 90s टुवर्ड्स। तो अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 98 की, 4 in 2 या फ्रॉम, तो 4 प्रीपोजिशन में एक यूज करनी है। कहता है द इंक्रीज यूज ऑफ सुसाइड अटैक्स जो थे, जो हुए थे डैश दी 90s ऑनवर्ड्स, कि 90s के बाद, तो फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स, कि 19 से शुरू हुए थे, कहां से अटैक जो शुरू हुए थे, 98 का हो जाएगा फ्रॉम, डी आंसर, कि 19 से शुरू होते और उसके बाद से होते ही चले गए थे, उसके बाद से ही अटैक होते चले गए। तो जो वो 26/11 हुआ था अटैक, वो भी उसी के बाद हुआ था। ये तो बार बार हो ही जा रहे थे अटैक, ठीक है ना। उसकी बात कर रहा है अटैक्स की। अब क्या बचा? 99 और 100, 99 और 100। 99 की बात करते हैं, 99 वेरिएट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कहता है वेरिएट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब अगर मैं कहूं कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा हैव बीन अक्यूज्ड। यहां पे आंसर बनेगा 99 का हैव बीन, कि वेरिएट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन अक्यूज्ड, कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इसको दोषी पाया गया ऑफ यूजिंग टेररिज्म, कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो टेररिस्ट का यूज करती है, ठीक है, हैव बीन हो जाएगा। अब 100 पर आते हैं, अगर 100 पर आते हैं तो आंसर क्या बनेगा?
देयर इज नो कंसेंसस, कंसेंसस कंसेंट से बना, कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट का मतलब क्या हुआ, सहमति। तो क्या कहता है, देयर इज नो कंसेंसस एज टू डैश और नोट टू टेररिज्म शुड बी रिगार्डेड एज ए वॉर क्राइम, कि टेररिज्म को ना किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से आप वार क्राइम मतलब क्या कहते हैं कि वार की वजह से जो क्राइम हो रहा है वो नहीं कह सकते। तो यहां पर वेदर आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, वेदर। तो 99 का हैव बीन और 100 का वेदर आ जाएगा। तो ये आंसर मैंने दे दिया आपको मीनिंग के हिसाब से। तो 99 का मैं इसके आंसर्स अगर लिखना चाहूँ, मैं सभी के आंसर्स आपको मेंशन कर देता हूँ कि 96 का आंसर था टू, 97 का जो आंसर था ओरिजिनेटेड, 98 का आंसर था फ्रॉम, 99 का हैव बीन और 100 का जो आंसर था दैट इज वेदर। इसका जो आंसर था दैट इज वेदर। तो दोस्तों ये हमारी जो आंसर कीज थी टेस्ट नंबर 28 की आंसर कीज ये मैंने आपको दे दी है। तो अब आप इनको मैच कर लीजिए, देख लीजिए कितने मार्क्स हैं आपके और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।